नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों से बात करेंगे बिहार प्रवर्तन अवर निरीक्षक परीक्षा 2020 से संबंधित जो प्रश्न हैं उसका विश्लेषण के संदर्भ में मेरा तीसरा वीडियो है, यानी कि इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर और जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2020 में उसी के संदर्भ में ये तीसरा वीडियो है। तो आइए हम जो शेष प्रश्न बचे हुए हैं उनको बारी बारी से विश्लेषण करते हैं। तो उसी संदर्भ में आज का जो पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की प्राचीनतम बंदरगाह कौन सी है। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को रटना बहुत मुश्किल है, रटिएगा भुलाइएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसको मैप से देख लेते हैं कि बंदरगाह आखिर कहाँ पे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, बंदरगाह जो होंगे वो समुद्री तट के इलाके के किनारे ही होंगे, यानी समुद्री तट पड़ता होगा वहाँ पे उसके नज़दीक में, यानी वैसे सिंधु घाटी सभ्यता के वैसे स्थल जो समुद्र के किनारे होंगे। तो चलिए इसको देखते हैं एक मैप से, है ना। तो चलिए देखिए इसको, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये जो नदी है ये आपका सिंधु नदी है। ये जो है सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है। और ये झेलम नदी है, ये चिनाब नदी है ना, ये रावी नदी और ये सतलज नदी। तो ये आप नदी को जैसे कि देख रहे हैं, तो आप इन्हीं इलाकों में, यानी कहने का मतलब ये जो आप फिगर है ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही, यानी उस समय जो जितना उसका एरिया था उसी के संदर्भ में फिगर है। तो आगे उसको हम थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आगे जान लें कि उसका क्या क्षेत्रफल था, किस आकार का था। तो आगे इससे पहले भी इसका एक और चीज़ हमें जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका जो आकृति था वो त्रिभुजाकार था। कैसा था? उसकी आकृति त्रिभुजाकार थी। उसका क्षेत्रफल की बात करें तो 12,99,660 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल था। अगर हम उसके क्षेत्र की बात करें, यानी कौन क्षेत्र किधर पड़ता है, तो ये देखिए आप जैसा कि ये देख पा रहे हैं यहाँ से, तो सबसे उत्तरी हिस्सा जो था वो मांडा था, यानी यहाँ पे सबसे उत्तरी जो उसका स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन था? मांडा था। और सबसे दक्षिणी की बात करें तो दायमाबाद था, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पे दायमाबाद। और सबसे जो इधर इस तरफ यानी पूरब के तरफ का जो इलाका था वो आलमगीरपुर था, जो यूपी में पड़ता है ना, आलमगीरपुर। वो जो था ये सबसे पूर्वी था। सबसे पश्चिमी की बात करें तो सुतका गेंडोर था, जो अभी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है ना। तो वो सबसे पश्चिमी इलाका था, यानी ये हो गया नॉर्थ, साउथ, और ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। इसी चीज़ को हम यहाँ इस रूप में भी दर्शाए हैं। तो आप इस तरीके से इस चीज़ों को भी समझ सकते हैं। आपको ये चीज़ याद रखना भी ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, तो उसमें जो स्थलों की अभी तक जो खुदाई हुई है वो 1500 प्लस, यानी 1500 से अधिक स्थल की खुदाई हो चुकी है। 1500 से अधिक स्थल की खुदाई हो चुकी है, जिसमें 900 प्लस स्थल जो है भारत में है और 500 प्लस स्थल जो हैं वो पाकिस्तान में हैं और 2 स्थल अफ़गानिस्तान में पाए गए हैं। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका अगर हम एरिया की बात करते हैं तो ये मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो दोनों को मिला करके उसमें अगर 12 से हम गुना कर दें तब उसके बराबर होता है हड़प्पा सभ्यता, यानी कि उन दोनों के सभ्यता से 12 गुना ज़्यादा बड़ा थी हमारी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। देखिए, इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं कि जो पहले साक्ष्य मिले हैं वो हड़प्पा से मिले हैं, इसलिए इसके नाम पे हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि इस सभ्यता का विकास जो है सिंधु नदी के बेसिन क्षेत्र में हुआ, इसलिए इसको कहा जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो एक छोटा सा परिचय आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानें। इसके बाद आइए हम इसके स्थलों को बारी बारी से देखते हैं। तो इसको अगर स्थलों को देखने के क्रम में सबसे पहले बात आती है हड़प्पा की। हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा की बात आती है। तो हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? ये रावी नदी के किनारे। देखिए, ये रावी नदी है, ये रावी नदी के किनारे है। तो आप इसको इस तरीके से, हड़प्पा है कहाँ? रावी नदी के किनारे। इसके बाद इसका दूसरा जो ये जो हड़प्पा है
हड़प्पा के बारे में और थोड़ा जान लें। तो हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा के बारे में बोलें तो ये दयाराम साहनी। कौन किए थे खोज इसका? दयाराम साहनी। इसकी खोज दयाराम साहनी ने किए थे। यहाँ सबसे प्रमुख यहाँ जो पाए गए हैं चीज़ वो अन्न भंडार। देखिए अन्न और भी जगहों से भी पाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे प्रमुख रूप से ये कहा है कि अन्न का जो भंडार पाया गया है, कि जो गोडाउन, अन्न रखने वाला जो गोडाउन पाया गया है, यहाँ सबसे बड़ा पाया गया है। यानी कहने का मतलब हड़प्पा जो है अन्न भंडार के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि जो जितने खुदाई हुए हैं हड़प्पा सभ्यता के, उनमें सबसे बड़ा अन्न भंडार जो मिला है वो हड़प्पा से मिला है। इसके अलावा कांस्य दर्पण मिले हैं, गरुड़ चित्रित मुद्रा मिले हैं, है ना। एक कब्रिस्तान मिला है एक, जिसका नाम रखा गया है R37, इसका नाम रखा गया है R37। इसके अलावा जो उसका वेस्ट में यानी पश्चिमी साइड में एक टीला मिला है, टीला उसको कहा गया है माउंट पीबी, माउंट पीबी उस टीला को। तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको यहाँ पे बेसिकली याद क्या रखना है कि यहाँ हड़प्पा में सबसे ज़्यादा क्या मिले हैं, मतलब सबसे प्रमुख चीज़ अन्न भंडार, यानी अन्नागार की बात की जाएगा तो कहाँ सबसे प्रमुख अन्नागार है, तो हड़प्पा में। किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। किस इसके खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। इसके बाद इसका दूसरा जो प्रमुख स्थल था वो है मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो यहाँ है। ये किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। लोकेशन इसको देखिए, मेन अभी यहाँ पे लोकेशन याद रखिए, कौन स्थल कहाँ पे है। अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप इस चीज़ को, बहुत सारी चीज़ों को आसानी से समझ जाएंगे। तो मोहनजोदड़ो। इसके बाद इसका एक प्रमुख स्थल जो अभी देखिए, ये जो है, ये जो बाउंड्री देख रहे हैं आप, ये भारत पाकिस्तान का बाउंड्री है कि नहीं? यानी कहने का तो ये वाला जो एरिया है पाकिस्तान का एरिया है। तो जो इसका एक दूसरा प्रमुख स्थल जो है चनहुदड़ो है। कौन है? चनहुदड़ो। ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, ये भी सिंधु नदी के किनारे है। तो पाकिस्तान के अगर हम 3 प्रमुख स्थल के बारे में बात करें तो एक हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे है, दूसरा मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे है, और तीसरा चनहुदड़ो जो ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद हम भारत में पाए जाने वाले स्थल की बात करते हैं। तो भारत में प्रमुख स्थल की बात करें तो ये रोपड़। रोपड़ कहाँ पड़ता है? रोपड़ पंजाब में पड़ता है। ये पंजाब में जो है सतलज नदी के किनारे पड़ता है। देखिए ये जो नदी है ना, ये जो नदी है, ये नदी आप देख रहे हैं, ये सतलज नदी है, जाके भी सिंधु नदी से मिल जाती है ना। तो यहाँ पे रोपड़ है, रोपड़ पंजाब में पड़ता है और सतलज नदी के किनारे है। यहाँ से प्रमुख चीज़ तांबे की कुल्हाड़ी मिला है। इसके अलावा हम बात करें तो देखिए ये राखीगढ़ी है और ये बनवाली है। ये दोनों जो है राखीगढ़ी और बनवाली, ये दोनों हरियाणा में पड़ते हैं, है ना। लेकिन राखीगढ़ी जो है, ये आपका राखीगढ़ी, ये और एक कालीबंगा जो है, ये कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है ना। और ये दोनों राखीगढ़ी और कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे स्थित है। वहीं जबकि बनवाली की बात करते हैं तो बनवाली सरस्वती नदी के किनारे स्थित है ना। इसके बाद आलमगीरपुर की बात करते हैं तो ये यूपी में है। ये कहाँ है? यूपी में, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। इसके बाद हम धीरे धीरे इस तरफ बढ़ते हैं। तो अब यहाँ प्रमुख स्थल की बात करते हैं। देखिए लोथल, देखिए ये लोथल है, लोथल, और ये हमारा समुद्री इलाका है, अरब सागर का इलाका है। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि बंदरगाह कहाँ हो सकता है। अब देखिए बंदरगाह, जाहिर सी बात है बंदरगाह जो है समुद्री किनारों पर ही हो सकता है। जो शहर समुद्र के किनारे थे, जो स्तर समुद्र के किनारे थे, वहीं पे होंगे ना बंदरगाह। तो ये लोथल है। यहाँ जो ये अब गुजरात का भी जो कच्छ का एरिया जानते हैं, है ना, ये धौलावीरा है। धौलावीरा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि धौलावीरा कहाँ है ना, लोथल कहाँ है, सुतकोटदा कहाँ है, रंगपुर कहाँ है। तो ये सब गुजरात में पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोकेशन से इसको इस प्रकार से फिगर से भी इसको याद रखिए, कौन स्थल कहाँ है। सबसे पहले ही माइंड में सेटअप होना चाहिए कि हड़प्पा कहाँ है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, चनहुदड़ो कहाँ है, राखीगढ़ी कहाँ है, बनवाली कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है। ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हम और बात करें तो अब इन क्षेत्रों के जो स्थल हैं, इनके खोजकर्ता कौन थे, है ना। इसके बाद थोड़ा सा एक चार्ट के माध्यम से इसको देख लेते हैं एक बार।
इसका तो उत्तर आप समझ गए होंगे कि ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा लोथल। ये क्योंकि लोथल जो है समुद्र के किनारे वाला स्थल है, इसलिए ये लोथल इसका सही उत्तर होगा। अब इसके बाद इसका चार्ट से एक बार अध्ययन कर लेते हैं। देखिए हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के, इसका खोजकर्ता दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में खोजे थे। इसका प्रमुख जो यहाँ पाया गया है वो अन्न भंडार, इसके अलावा कांस्य दर्पण, गरुड़ चित्रित मुद्रा, R37 समाधि पाया गया है यानी कब्रिस्तान, और माउंट पीवी टीला जो वेस्ट में इसके पाए गए हैं, और उर्वरता की देवी की एक मूर्ति पाई गई है। उर्वरता की देवी का मतलब कहने का मतलब है कि एक इसमें चित्रित किया गया है कि एक महिला के गर्भ से पौधा का जन्म होना, मतलब इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है एक मूर्ति में, है ना, तो उसको उर्वरता की देवी माना गया है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे, अभी आप देखें इसकी खोज राखल दास बनर्जी की 1922 ईस्वी में। यहाँ सबसे मुख्य चीज़ जो पाया जाता है विशाल स्नानागार पाया जाता है। यहाँ क्या पाया जाता है? विशाल स्नानागार, है ना। और इसके अलावा यहाँ जो है कांस्य मूर्ति महिला और पुजारी का पाया जाता है ना। एक श्रृंगी पशुओं की मुद्राएं पाई जाती है, मिली है यहाँ के उत्खनन से। फिर तीसरा ये जो चीज़ है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो, ये तीनों कहाँ है? पाकिस्तान में। ये भी सिंधु नदी के किनारे, चन्हुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे। इसके खोजकर्ता जो हैं अर्नेस्ट मैक व एनजी मजुमदार, है ना। यहाँ के लोग जो थे चन्हुदड़ो के थोड़ा मेहनती टाइप के थे, यानी यहाँ जो चन्हुदड़ो में जो पाया गया है, जो वहाँ से उत्खनन में जो प्राप्त हुए हैं वस्तुएं, उससे यह साबित होता है कि यहाँ जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो है सम्रांत टाइप के लोग रहते थे, थोड़ा अमीर टाइप के लोग रहते थे। लेकिन ये जो चन्हुदड़ो है यहाँ पे उस टाइप के लोग नहीं रहते थे, यहाँ पे श्रमिक टाइप के लोग रहते थे। और यहाँ पे बहुत सारे वैसे चीज़ पाए गए हैं जहाँ उसका लगता है निर्माण होता था। जैसे मनका बनाने का कारखाना पाया गया है, मछलियों के अंकन वाली मुद्रा पाया गया है, लिपस्टिक, काजल, पाउडर जैसे कॉस्मेटिक्स पदार्थ बहुत सारे पाए गए हैं। और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ एक पाया गया है कि यहाँ का जो संरचना है वो वक्राकार टाइप का है। वक्राकार कहने का मतलब इस प्रकार का, यानी जैसे और भी जगह जो है सिंपल इस प्रकार से बना हुआ है, जैसे वहाँ घर ऐसे रोड है और इस प्रकार से जो है घर बना हुआ है, इस प्रकार से घर बना हुआ है दोनों तरफ। तो कहने का मतलब कि ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात ऐसी है। लेकिन यहाँ जब चन्हुदड़ो की बात करते हैं तो यहाँ जो संरचनाएं हैं वो वक्राकार है, इस प्रकार से बनी हुई है ना, इस प्रकार से बनी हुई है संरचनाएं जो है इस प्रकार की है। तो ये अपने आप में एक यूनिक चीज़ें भी है चन्हुदड़ो में, है ना, कि यहाँ की जो संरचना कैसी वक्राकार ईंट से बनी हुई है। नेक्स्ट अब जो ये सब जो स्थल है लोथल, ये हमारे भारत में है, भारत के गुजरात में है ना। यहाँ का सबसे प्रमुख चीज़ क्या है लोथल का? तो लोथल में सबसे गोदी बाड़ा उसी को कहते हैं, बंदरगाह को ही गोदी बाड़ा या पतन या बंदरगाह इसी कहा जाता है। तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। इसकी खोजकर्ता जो है रंगनाथ राव हैं। और यहाँ से क्या क्या चीज़ पाया गया है? चावल, अग्निकुंड, हाथी दांत, 3 युगल समाधियाँ पाई गई है और शतरंज बोर्ड भी पाए गए हैं, यानी कि वहाँ उत्खनन में ये सब चीज़ें मुख्यतः ये सब चीज़ें मिले हैं, है ना। इसके अलावा हम कालीबंगा की बात करें तो ये राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है जो घग्घर नदी के किनारे स्थित है। इसका खोज जो है अलमानंद घोष ने किया था और बीके थापर ने किया था। कालीबंगा का खोज अलमानंद घोष और बीके थापर ने किया था। यहाँ सबसे प्रमुख जो साक्ष्य मिले हैं वो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जूते हुए खेत का मतलब कि वहाँ से जो खेत को जोतने वाले जैसे हल वगैरह है उसका साक्ष्य मिला है। और इसके अलावा अग्नि हवन कुंड मिला है, चूड़ियाँ मिला है, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी की नालियाँ मिला है। देखिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, वहाँ जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो नालियाँ थी वो बिल्कुल पक्की नालियाँ थी, है ना, और ऊपर से ढक्कन भी वहाँ लगा हुआ था। लेकिन यहाँ जो नालियाँ पाई गई है वो लकड़ी की नालियाँ पाई गई है कालीबंगा में। इसके अलावा हम और बात करें राखी गढ़ी की, तो राखी गढ़ी जो है हरियाणा में पड़ता है, हिसार में, घग्घर नदी के किनारे स्थित है। इसका खोज सूरज भान ने किया था 1969 ईस्वी में। ये भारत में अभी जो वर्तमान भारत की हम बात करेंगे तो वर्तमान में भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल है राखी गढ़ी, है ना। और यहाँ से ताम्र उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हम बात करें अगर बनावली की, तो बनावली जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित है ना, ये भी हरियाणा में पड़ता है। RS बिष्ट ने इसका खोज किया। यहाँ से मिट्टी का हल मतलब खिलौना के रूप में मिट्टी का हल मिला है,
जो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, और कहीं से नहीं ऐसा प्राप्त हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम रोपड़ की बात करें तो रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है, पंजाब में पड़ता है। यगदत्त शर्मा ने इसका खोज किया था, यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। तो इन सब स्थलों के नाम थोड़ा आप एक बार रिमाइंड कीजिएगा, एक दो बार देखिएगा, सुनिएगा, फिगर से याद रखिएगा, याद कीजिएगा, फिगर को देखिएगा ज़रूर, फिगर देखिएगा, फिगर देख करके बोलिएगा कि कहाँ पे स्नानागार पाया जाता है, कहाँ पे अन्नागार पाया जाता है, कहाँ पे मिट्टी का हल खिलौना के रूप में पाया गया है, कहाँ जुते हुए खेत के जो है चिन्ह पाए गए हैं। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को अगर विजुअलाइज कीजिएगा तो माइंड में वो चीज़ें सेटअप हो जाएगी। इसके अलावा हम इसका कुछ अगर फिगर से बात करें तो देखिए, जो आपको यहाँ पे जो आप देखें, ये जो आप देख रहे हैं कांस्य मूर्ति महिला पुजारी का जो मिला है, कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से पुजारी का और कांस्य मूर्ति का, तो ये इसका इस टाइप का है। देखिए इसका फिगर हम देखें तो एक कांस्य मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है वो इस प्रकार का है, और ये जो पुजारी जी प्राप्त हुए हैं इस प्रकार के, वहाँ से पुजारी जी का मृत्यु जो है फोटो, यानी पुजारी जी का इस प्रकार का प्राप्त हुआ है। ये पुजारी जी जो है ये वर्तमान में हमारे मोदी जी के जैसे लग रहे हैं, है ना। अब हम आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम, देखिए पादप में दो तरह के उत्तक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है जल, यहाँ पे देखिए जाइलम, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो यहाँ पे कह रहा है जाइलम का काम क्या होता है, तो जाइलम क्या होता है, जल के संवहन में प्रमुख भूमिका निभाता है, यानी कि यहाँ जल के संवहन के लिए जो है प्रमुख। और फ्लोएम का काम क्या होता है, ये जो पत्तियाँ जब भोजन तैयार करती है तो भोजन को पेड़ पौधे के विभिन्न अंगों में ले जाने का काम फ्लोएम का रहता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है, यानी जल के वहन में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्वतंत्र अवध रियासत के संस्थापक कौन थे? देखिए अवध रियासत के संस्थापक, यानी जब 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद जो मुग़ल काल है, यानी मुग़ल शासन व्यवस्था जो था एक तरह से उसमें दरार पड़ने लगा, वो बिखरने लगा और अलग अलग कई रियासतों का निर्माण हुआ, है ना। तो उसी में जो है अवध भी एक बना था। तो कह रहा है अवध के संस्थापक कौन थे, तो उसके संस्थापक थे सादत खान। इसको और भी देख लेते हैं, थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं बढ़िया से। उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक, देखिए कौन कौन से नए नए राज्य बने थे उस समय, उसको थोड़ा सा देखिए ध्यान से। और ये भरतपुर, तो देखिए भरतपुर के जो संस्थापक थे चुड़ामन और बदन सिंह थे। जयपुर, जयपुर के सवाई राजा जय सिंह। देखिए ये दोनों को आप याद रखिएगा, ये दोनों में पुर लगा हुआ है, भरतपुर और जयपुर। ये दोनों के जो संस्थापक हैं वो सिंह हैं, एक बदन सिंह, एक में जय सिंह, ये ध्यान रखिएगा। जयपुर में जय सिंह, भरतपुर में बदन सिंह। इसके बाद हम आगे बंगाल की बात करते हैं, तो बंगाल के संस्थापक थे मुर्शिद कुली खां। हैदराबाद की बात करते हैं तो चिनकिलिच खां, इनको एक दूसरा उपनाम था निजामुल मुल्क, यानी उपाधि था इनका निजामुल मुल्क का। मैसूर के संस्थापक थे हैदर अली, ये आपको पता होगा। अवध के सादत खां, भी यही क्वेश्चन था। इन्हें उपनाम यानी कि बुरहान उल मुल्क के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, यानी कि उपाधि लिए थे बुरहान उल मुल्क का। कर्नाटक के जो संस्थापक थे वो सादत उल्ला खां। देखिए दोनों में कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, कर्नाटक का सादत उल्ला खां और अगर हम अवध की बात करें, अवध की तो सादत खां। ये दोनों चीज़ में आप इसमें दोनों में कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 तक चला था कि परिणाम स्वरूप निम्न में कौन से देश की फौज की हार हुई? देखिए सबसे पहली बात कि ये जो युद्ध हुआ था ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था, ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। और इस युद्ध में जो है ब्रिटेन की जीत हुई थी और फ्रांस की पराजय हुई थी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है किसकी हार हुई थी, तो हार फ्रांसीसियों की हुई थी, है ना। इसके अलावा हम इस पर भारत में इसको कर्नाटक का तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था ये यूरोप में लड़ा गया था, लेकिन उसका प्रभाव भारत में भी जो उस समय कंपनी के रूप में आए हुए थे यहाँ फ्रांसीसी और इंग्लैंड, तो यहाँ भी दोनों के बीच युद्ध हुआ था, जिसे कर्नाटक के तीसरा युद्ध के नाम से जाना जाता है।
तो आइए इसको एक बार देख लेते हैं थोड़ा। तो देखिए, कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1746 से 48 के बीच। उस समय अंग्रेज़ों का जो नेतृत्व करता था वो वर्नेट था और फ्रांसीसियों का नेतृत्व करता जो था वो डुप्ले था। इस युद्ध में क्या हुआ था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के मुद्दों पर लड़ा गया था। देखिए, ये लड़ाई हो रही थी एक्चुअली यूरोप में, लेकिन उसका प्रभाव यहाँ भी था, यानी इंडिया में भी था, और इंडिया में भी दोनों के बीच टकराव हुआ, है ना। उस युद्ध में डुप्ले काफ़ी रणनीतिक यानी कूटनीतिक रूप से बहुत चालाक आदमी थे और ये बढ़त बना लिए युद्ध में और जीते भी। और इस समय क्या किया कि लॉर्ड जो क्लाइव था, क्लाइव को जो है युद्धबंदी बना लिए, है ना। अंततः युद्ध जो है एक्स-ला-शापेल की संधि द्वारा समाप्त की गई। तो ये याद रखिएगा, ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है वो एक्स-ला-शापेल की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। इसके बाद दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो लड़ा गया था। उस समय अंग्रेज़ के जो नेतृत्व करता थे वो लॉर्ड क्लाइव थे और फ्रांस के जो थे, पहले तो डुप्ले थे, डुप्ले को फिर बुला लिया गया फ्रांस, उसके बाद गोडहू को भेजा गया, गोडेहू, और इसके बाद ये भी ज़्यादा दिन नहीं रहे, इसके बाद फिर काउंट लाली को लाया गया, है ना। काउंट लाली को लाया गया। इसके बाद हुआ क्या कि इस युद्ध में अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर डुप्ले रहते तो डुप्ले हारते नहीं, उनके पास जो है ऐसा क्षमता था कि वो युद्ध को जीत सकते थे, लेकिन उनको बुलाया जाना ही फ्रांसीसियों के लिए जो है मुश्किल पैदा किया और एक कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो है अंग्रेज़ों ने जीत लिया। और इस युद्ध में क्या हुआ कि ये युद्ध हुआ था क्यों, तो ये हुआ था महत्वाकांक्षा एवं प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ था। यानी कहने का मतलब है कि कर्नाटक का युद्ध यहाँ पे दूसरा जो होने का कारण था वो हस्तक्षेप था, यानी कि एक तरफ से इसे निज़ाम में आपसी जो कला हो रहा था उसमें दोनों ने इंटरफेयर किया, एक किसी और का पक्ष लिया, एक किसी और का पक्ष लिया, इस कारण फिर दोनों आमने सामने टकरा गए। तो ये युद्ध जो है पांडिचेरी की संधि द्वारा फिर समाप्त हुआ था, है ना। तीसरा जो कर्नाटक युद्ध था ये इसका होने का कारण जो है भारत में नहीं था, इसका कारण था कहाँ, यूरोप में। और यूरोप में कारण क्या था कि वहाँ जो युद्ध शुरू हुआ सप्तवर्षीय युद्ध, तो उसी का प्रभाव था कि भारत में भी युद्ध शुरू हो गया अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच। इसे कर्नाटक का तीसरा युद्ध कहा जाता है। 1756 से 1763 तक लड़ा गया था। इसमें अंग्रेज़ों का नेतृत्व, सेना का नेतृत्व जो है आयरक्यूट ने किया और फ्रांसीसियों का काउंट लाली ने किया। इसमें यूरोप हमें क्या बोलते हैं, इंग्लैंड जीता इसमें। और ये युद्ध जो है पेरिस संधि द्वारा समाप्त हुआ। इसी युद्ध के दौरान 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था, है ना। इसमें फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजय हुई थी। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि ये तीनों संधियाँ जो हुई थी, ए-ला-शापेल, पांडिचेरी और पेरिस की संधि, तो इसको आप याद रखिएगा ए पापे, ध्यान रखिएगा ए पापे मैंने ए से ए-ला-शापेल की संधि, पांडिचेरी और पेरिस की संधि द्वारा युद्ध बारी बारी से समाप्त हुआ था, है ना। युद्ध में जीता कौन, पहला जीता था कर्नाटक का युद्ध फ्रांसीसियों ने, दूसरा जो है अंग्रेज़ों ने, तीसरा भी अंग्रेज़ों ने, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और तीसरा कर्नाटक युद्ध को ही सप्तवर्षीय युद्ध यानी कि 7 वर्षों का युद्ध कहा जाता है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है, यानी टैंक मिसाइल है, तो यह है आपका सही उत्तर है नाग। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है। तो देखिए 8वीं अनुसूची में जो है अगर भाषाओं की बात करें हम, तो यहाँ इसमें 22 भाषाएं शामिल है। अगर हम मूल संविधान में बात करें तो मूल संविधान में 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन उसके बाद और भाषाएं जो है इसमें जोड़ा गया है। नेक्स्ट सवाल है, URL का पूर्ण रूप क्या है। तो URL का पूर्ण रूप जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आपका सही उत्तर है। इसका यूज इंटरनेट में किया जाता है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, यानी किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो देखिए ये जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, यानी मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ये 1976 में हुआ था, है कि नहीं। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसको कि मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। किस में जोड़ा गया था, तो इसको भाग किस, अगर आपसे पूछा जाए किस भाग में जोड़ा गया था, तो भाग 4। और अगर अनुच्छेद पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में जोड़ा गया,
तो अनुच्छेद 51 का में जो है इसको जोड़ा गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 का में। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि शुरुआत में जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे उसकी संख्या 10 था, यानी कि 10 प्रकार के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। लेकिन 11वां मूल कर्तव्य जो है वो आपको जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन, 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना, 2002 में जोड़ा गया था। इस मौलिक कर्तव्य के द्वारा यह कहा गया कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अवश्य प्रदान करवाएं उन्हें। यानी कहने का मतलब ये बताया कि उनका एक कर्तव्य बनता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उन्हें शिक्षा प्रदान करें। यानी ये जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जो है आपका 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। परीक्षा में जो एकदम हॉट स्पॉट टाइप का, ये जो क्वेश्चन 4-5 आप देख रहे हैं एकदम रोटेट करते रहते हैं, है ना। इसमें पहला कि जो आपको हम बारी बारी से बता चुके हैं, है ना, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। भाग 4 51 का और 86वां संविधान संशोधन 2002 और 42वां तो याद रखेंगे ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 25% कम पर खरीदता तो 10 रुपया कम पर बेचता तो उसे 50% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए इसको हम आपको हिंट कर देते हैं, आप इसे बनाइएगा। इसे मान लिया जाए कि कोई वस्तु जो है कोई किसी व्यक्ति ने उसे 1 रुपया में ख़रीदा तो उसे 25% लाभ पर बेचता है, यानी कि x का 125/100 में बेच देता है, यानी कि 5x/4 रुपया में बेच देता है वो। लेकिन कह रहा है कि अगर 25% कम पर ख़रीदा होता यानी कि वो 75x/100, यानी उसका नया क्रय मूल्य जो है अगर मान लिया जाए कि वो 3x/4 होता है ना, और उसको इतना इसका क्रय मूल्य होता और उसके ऊपर करा 50% लाभ होता, यानी इसमें अगर हम कर दें ऐसे कि 150/100 कर दें, है ना, तो 50% लाभ पे अगर बेचेगा तो 50×6 150, 1 मिनट, 50×3 150 और 50×2 100, यानी नया जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो 9x/4 8। तो पहले वाला विक्रय मूल्य था 5x/4 और ये वाला जो विक्रय मूल्य, नया वाला जो विक्रय मूल्य हो गया वो 9x/8 हो गया। अब कह रहा है कि 10 रुपया कम में बेचा है, ये वाला जो दोबारा बेचा है वो 10 रुपया, इससे 10 रुपया कम में बेचा है, यानी ये 10 रुपया कम है, जो दोबारा बेचा है वो 10 रुपया कम है। तो आप इक्वेशन सीधा फिट कीजिएगा, है ना, 5x/4 माइनस 9x/8 बराबर 10। तो आप इससे आपका x का मान आ जाएगा और x का मान होगा वही आंसर हो जाएगा, है ना। तो आप इसे समझ गए होंगे और उम्मीद करते हैं कि बना लेंगे। बनाने के बाद इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? ये कबीर की वाणी का संकलन है, कबीर का कौन से जो है कबीर के द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर है बीजक। बीजक जो है कबीर का संकलन है। अगर हम और बात करें अलग पुस्तकों की, तो ये अनुराग सागर की अगर बात करते हैं तो अनुराग सागर जो है ये है लालचंद्र दुहन द्वारा लिखा गया है ना, ये लालचंद्र दुहन द्वारा लिखा गया है। और ये जो कबीर ग्रंथावली पुस्तक है ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास की कृति है। तो ये आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, ज़्यादा आपको यहाँ पे बीजक पे फोकस रखना है। ये बीजक बहुत चर्चित है। बीजक के रचयिता कौन है? कबीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिज़ाइन किया था? तो ये पहला जो वोटिंग मशीन का डिज़ाइन जो किया गया था ये इनके द्वारा M.B. हनीफा के द्वारा किया गया था। किन के द्वारा किया गया था? M.B. हनीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटियागो राजधानी है, सेंटियागो किसकी राजधानी है? तो सेंटियागो जो है ये चिली की राजधानी है। किसकी राजधानी है? चिली। चिली जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है जो साउथ अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर एकदम पतला सा देश है। आप देखिएगा मैप में, है कि नहीं? तो चिली की है। अगला क्वेश्चन है, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में
अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा। तो टीपू सुल्तान जो है किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे गए थे? तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच 4 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे? 4 युद्ध हुए थे, और चौथा युद्ध में ही यानी 1799 में जो है टीपू सुल्तान मारे गए थे। तो आइए हम उन युद्धों के बारे में थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, इनके बीच पहला जो युद्ध हुआ था वो 1767 से 69 के बीच हुआ था, और ये युद्ध मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। इसमें जो ब्रिटिश गवर्नर थे लॉर्ड वेल्सट थे। इस युद्ध में क्या हुआ था कि हैदर अली का विजय हुआ था। पहले जो है प्रारंभ में मराठा और अंग्रेज जो निज़ाम थे है ना हैदराबाद के, वो अंग्रेज़ों के साथ थे, लेकिन बाद में वो हैदर अली के साथ हो गए, और इसमें बहुत बढ़िया से मज़े में जो है हैदर अली का विजय हो गया। नेक्स्ट जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1780 से 84 के बीच हुआ है ना, यानी 4 वर्षों तक चला ये, और ये मंगलौर की संधि द्वारा इसे समाप्त किया गया है ना। इस समय जो अंग्रेज गवर्नर थे यानी ब्रिटिश के, वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। इसमें क्या हुआ कि सबसे महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि इसी युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई। 1782 में जो है हैदर अली की मृत्यु हो गई, और उसके बाद इस युद्ध का जो कमांड संभाला वो टीपू सुल्तान ने, इनका बेटा जो था हैदर अली का, उन्होंने इसका कमांड संभाला। इसके बाद तीसरा जो युद्ध हुआ था, और ये युद्ध में क्या हुआ कि एक तरह से बराबरी का युद्ध था। इसमें न किसी की हार हुई न किसी की जीत हुई, बराबरी टाइप का रह गया। तीसरा जो युद्ध हुआ था 1790 से 92 तक, ये जो है श्रीरंगपट्टम की संधि द्वारा युद्ध समाप्त हुआ था। ये युद्ध जो है श्रीरंगपट्टम की संधि द्वारा, इसमें अंग्रेज सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे यानी अंग्रेज गवर्नर जो थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ये कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस समय ये जो है क्या किए थे कि ये मराठों को मिला लिए, निज़ाम को मिला लिए, और उन लोगों को बोले कि आपको ये देंगे वो देंगे, किसी को कुछ दिए भी नहीं जीतने के बाद। और यहाँ पे इन्होंने कॉर्नवालिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कथन है जो हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। उन्होंने इस युद्ध को जीतने के बाद कहा था, मित्रों को अधिक मजबूत होने नहीं दिया और शत्रु को कमज़ोर कर दिया। यानी उसमें मैसूर जो था काफ़ी मजबूत स्थिति में था है ना, और मैसूर को इस प्रकार से इन्होंने कमज़ोर कर दिया कि अब उसको लगा था कि अब संपूर्ण भारत पर जो है हमको सत्ता हासिल करने से कोई रोक नहीं पाएगा। और उस समय तक मराठों को काफ़ी, मैंने कहने का मतलब है कि उन लोगों को कुछ दिए नहीं, उन लोगों को जितना जो है उम्मीद था उन लोगों को युद्ध में हम साथ दे रहे हैं अंग्रेज़ों का तो हमें भी कुछ मिलेगा, तो उनको ज़्यादा मजबूत होने नहीं दिया है और शत्रु को कमज़ोर भी कर दिया। तो ये किनका कथन है ये पूछा जाता है, तो ये कॉर्नवालिस का कथन था। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो अगला है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, वो 1799 में हुआ था। इसमें कोई संधि नहीं हुआ क्योंकि इसमें ऑलरेडी जब मारे गए है ना टीपू सुल्तान, इसमें जो मारे गए तो फिर संधि किस बात का, संधि किससे होगा, तो कोई संधि वगैरह इसमें नहीं हुआ। ये जो है लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में हुआ था है ना। इस पर जो है टीपू ने अंग्रेजों द्वारा थोपी गई सहायक संधि को नहीं स्वीकारा था। युद्ध का जो कारण था मूल ये यही था। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद औपचारिकता स्वरूप अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि मैसूर में जो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि वाडियार वंश इसके पहले था, यानी हैदर अली से पहले जो है वाडियार वंश का शासन था, तो उसके ही वंश की स्थापना कर दी और उसे सहायक संधि भी कर लिया। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था, यानी किसकी अध्यक्षता में इन्हें स्थापित किया गया था, तो ये जो है सर एंड्री फ्रेजर के अध्यक्षता में स्थापित किया था। इस समय जो अंग्रेज गवर्नर थे वो लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे उस समय। इन्हीं के समय बंगाल का बंटवारा भी हुआ था है ना। तो इन्होंने पुलिस कमीशन की अध्यक्षता को जो स्थापित की गई थी इस सर एंड्री फ्रेजर की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है, तो चंपा जो है किसकी राजधानी है, किस महाजनपद की राजधानी, तो ये अंग की राजधानी है कि नहीं। मगध की राजधानी कहाँ है, मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगीर है। वज्जी की वैशाली है। मल्ल के कुशीनगर है। तो इन सब चीज़ों पर हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, तो आप उसे देख लेंगे तो आप इन सब चीज़ों को आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन
से संबंधित था, यानी चिपको आंदोलन किस चीज़ से संबंधित था? तो चिपको आंदोलन जो था वो वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने से संबंधित था, यानी इससे था, यानी जो वृक्ष की कटाई को रोकने से संबंधित था, सिंपल ये समझिए, है ना। इसमें मुख्य रूप से जो लोग शामिल थे इस आंदोलन में वो सुंदरलाल बहुगुणा, इसके अलावा चंडी प्रसाद थे, चंडी प्रसाद भट्ट थे, है ना, चंडी प्रसाद भट्ट थे। और इसके अलावा एक और गौरा देवी का नाम आता है, ये भी ध्यान रखिएगा, गौरा देवी। तो इन नामों को भी आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो नाम थे इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? देखिए, आइए इसको हम फिगर से समझ लेते हैं। ऐसे आपको इसका आंसर आगे यहाँ पे बताते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है क्षुद्र ग्रह। देखिए इसको फिगर से समझ लेते हैं। जैसा कि आप ये फिगर देख रहे हैं, तो ये सूर्य है, ये मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर, यानी ये जो मंगल, मार्स यानी मंगल ग्रह और जुपिटर, इसी के बीच में क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह का मतलब छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े टाइप के हैं। अब इतना मतलब पत्थर का टुकड़ा का मतलब एकदम छोटा नहीं है, इनका भी आकार बहुत बड़ा बड़ा होता है ना। तो ये जो पाए जाते हैं एस्टेरॉयड, ये मंगल और जुपिटर यानी बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। आपसे कई बार इसका क्रम आपको ध्यान रखना है। देखिए, आप इसको 4-4 की श्रेणी में बांट के याद कर सकते हैं, 4 इधर और 4 इधर। इधर कौन कौन है? मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। मरकरी यानी बुध, है ना, और यहाँ पे मार्स का मतलब मंगल, अर्थ का मतलब पृथ्वी जानते ही हैं, है ना, वेनस का मतलब शुक्र जानते ही हैं। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और इधर बृहस्पति, सैटर्न, शनि, अरुण, वरुण, नेपच्यून का मतलब वरुण, यूरेनस, सैटर्न। तो ये इस नाम को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल था, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए, अगर अनुसूची की बात की जाती है तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन पहले अगर मूल संविधान की हम बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूची था। मूल संविधान में 8 अनुसूची, और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट सवाल है, अरुणाचल प्रदेश की फुंडुंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है। अब उस जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसका नाम है अरुण 3, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी संस्था संविधानेतर है? देखिए, संविधानेतर मैंने संविधान बनने के बाद वो बना है ना, वो कौन सी संस्था है? तो ये आपको पता है कि नीति आयोग बना है। नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया है। हालांकि इससे पहले योजना आयोग था, योजना आयोग का जगह लिया है नीति आयोग। तो हम कुछ उन संस्थाओं के बारे में बात कर लेते हैं जो संविधानेतर है, और दूसरा वो जो संवैधानिक है, यानी जिसका संविधान में वर्णन है ना, यानी तो उस चीज़ पे हम बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं संविधानेतर। इसी को कहा जाता है संविधिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी इसका जो इस संस्था का जो गठन होता है वो कैसे होता है? संसद के अधिनियम द्वारा या राज्य विधानसभा द्वारा पारित जो अधिनियम है उसके द्वारा इसका गठन किया जाए। तो इसमें उदाहरण के तौर पर हम देखें तो पहला है नीति आयोग। नीति आयोग जो है इसका गठन किया गया था 2015 में। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं, यानी पीएम जो भी रहेंगे इसके अध्यक्ष होंगे। नीति का पूरा नाम बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। दूसरा इसमें फिर है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसका अगस्त जो है 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसके अध्यक्ष भी पीएम होते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स। इसका जो गठन हुआ था भारत में वो 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। इसका जो अध्यक्ष हैं अभी HL दत्तू हैं, जो पूर्व CJI है, यानी कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके जो भी अध्यक्ष बनेंगे वो निश्चित ही भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही रहेंगे, यानी कहने मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश ही रहेंगे, वही इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। तो ये HL दत्तू अभी जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग
स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो देखिए ये जो है इसका गठन अलग अलग राज्यों में अलग अलग डेट में हुआ है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसके अध्यक्ष भी हैं, है ना। तो ये अलग हो गया। नेक्स्ट है इसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI। तो CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका पूरा नाम भी आप ध्यान रखिएगा। ये जो है इसका गठन 1 अप्रैल 1963 को हुआ था। अभी इसके अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो यह है ऋषि कुमार शुक्ला। अभी जो है CBI के अध्यक्ष कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला। इसके अलावा जो है आगे और है केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसकी स्थापना जो की गई थी वो फरवरी 1964 में की गई थी और वर्तमान में इसके जो चेयरपर्सन हैं यानी मुख्य जो व्यक्ति हैं वह है KV चौधरी हैं। इसके अलावा केंद्रीय सूचना आयोग जो है ये भी क्या है? संविधानेतर निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है भारत का। इसका स्थापना अक्टूबर 2005 में किया गया था और अभी इसके जो चेयरमैन हैं वो यशवर्धन सिन्हा हैं। कौन है अभी? यशवर्धन सिन्हा हैं। इसके अलावा अगर हम राज्य सूचना आयोग की बात करें तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग तिथियों में इसका स्थापना किया गया है और उसके अलग अलग अध्यक्ष भी हैं हर राज्य में। इसके बाद लोकपाल की बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए काफ़ी आपको कहने का मतलब है कि आंदोलन हुआ था लोकपाल के लिए, तब जा कर के लोकपाल अस्तित्व में आया फिर, है ना। इसका स्थापना जो है 19 मार्च 2019 को हुआ था। इसके प्रथम और अभी भी कहें वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो पिनाकी चंद्र घोष हैं, है ना। इसी प्रकार से लोकायुक्त की बात करें तो लोकायुक्त प्रत्येक राज्यों में अलग अलग तिथियों में उसका स्थापित किया गया है और उसके अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोकायुक्त का पद सृजन किया गया है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो ये हुआ संविधिक यानी कि कह सकते हैं इसको संविधानेतर यानी कि संविधान बनने के बाद ये अस्तित्व में आया है। इसके अलावा हम बात करें कि जो संवैधानिक निकाय हैं यानी संवैधानिक संस्थाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हैं, तो वो क्या है कि संविधान में उसका वर्णन है, संविधान के अनुसार उसका गठन किया गया है। तो उन सब निकायों के बारे में थोड़ा सा हम बारी बारी से बात कर लेते हैं। तो उसमें पहला हम बात करते हैं चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, ये आर्टिकल 324 के अंतर्गत इसकी वर्णन किया गया है संविधान में। अभी वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो सुनील अरोड़ा हैं जो 23वें चुनाव आयोग के चेयरमैन। नेक्स्ट है UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका जो वर्णन है संविधान में आर्टिकल 315 से 323 तक है। अभी जो प्रदीप कुमार जोशी इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है CAG यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये जो है अनुच्छेद 148 से 151 तक इसका वर्णन किया गया है संविधान में। इसके जो अभी जो वर्तमान भारत के CAG हैं वो GC मुर्मू हैं यानी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, है ना। इसके अलावा हम आगे बात करें महान्यायवादी की बात करें तो भारत में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनको आर्टिकल 76 के अंतर्गत रखा गया है यानी कि संविधान में अनुच्छेद 76 में उसका वर्णन किया गया है। वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं भारत के वो KK वेणुगोपाल हैं। महाधिवक्ता की बात करें तो ये राज्यों में होते हैं और ये जो है अनुच्छेद 165 के तहत नियुक्त किए जाते हैं और प्रत्येक राज्यों में अलग अलग हैं। वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इनका नियुक्ति की जाती है और ये अभी वर्तमान में जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष वो NK सिंह हैं जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इनका कार्यकाल जो है 2020 से 2025 तक है। इसके अलावा हम बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तो यह भी क्या है? संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक संस्था का बॉडी है। इसको जो है अनुच्छेद 338 के तहत शामिल किया गया है संविधान में और वर्तमान में जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सांपला है। कौन है? विजय सांपला है। इसके अलावा हम बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है उसका स्थापना किया गया है, वो जो है उसका वर्णन है संविधान में 338A में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसको बाद में जो है संविधान में संशोधन करके ये चीज़ें 89वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है ना 2003 में। अभी जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष जो हैं हर्ष चौहान हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसके अलावा और भी हम बात करें जैसे सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब जो है संवैधानिक निकाय है यानी इन सब का संविधान में वर्णन है ना। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं आप लोगों से भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। तो ये आपको पता होगा, भारत में रेलवे जो है 1853 में इसका
शुरुआत किया गया था, जो मुंबई से थाने के बीच चला था, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है। देखिए हरित गृह प्रभाव गैस वो होती है, जैसे मान लिया जाए कि ये आपका पृथ्वी है और ये सूर्य है, तो यहाँ से जो सूर्य की किरणें आ रही है तो ये क्या होती है, फिर ये वापस भी जाती है, ये किरणें लौट करके वापस भी पुनः चली जाती है। लेकिन जब यहाँ पे जब पृथ्वी के वायुमंडल में जब ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव होगा, है कि नहीं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि गैसें बाहर नहीं निकल पाती है, यानी कि कहने का मतलब है कि ये बाहर नहीं जा पाते हैं उस मात्रा में, जिस कारण क्या होता है, और ऊपर से सूर्य का जो प्रकाश है वो आता ज़रूर है, लेकिन वो उत्सर्जित नहीं हो पाता है फिर से, है ना, वो प्रवर्तित नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति में पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो SO2 गैस है ये जो है हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है। इसके अलावा कौन कौन गैस होते हैं, जैसे यहाँ पे CO2 है, NO2 है, CH4 है ना। इसके अलावा हम बात करें ओजोन है, तो ओजोन भी जो है हरित गृह प्रभाव गैस है। इसके अलावा फिर CFC है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो ये सब हरित गृह प्रभाव वाले गैस हैं, है ना। इसके बाद हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है, तो इसके जो है बैकवेल के द्वारा किया गया है। थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया है, रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन का खोज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ITBP ने अपने पेंगोंग बेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया। तो साइकिलिंग अभियान जो है ये मूलतः आपका सिक्किम में शुरू किया गया था, है ना। ITBP के द्वारा सिक्किम में शुरू किया गया था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और सबसे अहम बात है कि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट है कि आपको लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, तो आप निसंदेह आप उस पर कमेंट करें। धन्यवाद।